कौन सा हो गया होगा इसमें। शुरू करते हैं हम लोग। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमुताहि जाते भये अरिहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव थे जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव यही मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। दूसरे अधिकार को आधार बनाकर विविध प्रकार के कर्म और कर्मों की परिस्थितियों की चर्चा यहाँ अपनी चल रही थी। कल तक जो अपना प्रकरण चला है उस प्रकरण में हम काफ़ी चर्चाएं आपके बीच में कर चुके हैं, जिनमें कर्म की सत्ता, कर्म का बंध, कर्म का उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, कर्मों की उदीरणा, और कल एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य पंडित जी साहब द्वारा कहा गया कि एक समय में बंधे हुए कर्म अनेक समयों में और अनेक समयों में बंधे हुए कर्म एक समय में किस प्रकार से उदय में आते हैं। बहुत सारे नए नए शब्द भी थे जिनमें यह बतलाया था कि एक समय प्रबद्ध मात्र कर्म परमाणु बंधते हैं और एक समय प्रबद्ध मात्र की ही निर्जरा होती है और 1.5 गुण हानि से गुणित सदा सत्ता में रहते हैं। प्रश्न भी आए एक आध व्यक्तियों के, हमारे महेंद्र भाई बोरीवली हैं, का प्रश्न आया कि 1.5 गुण हानि से गुणित, इसको समझाओ। तो भाई ये थोड़ा सा गणित का प्रकरण है और थोड़ा लंबा गणित है, ये यहाँ इस प्रसंग में समझना यहाँ योग्य नहीं है, वो स्वतंत्र विषय है। कुछ और प्रश्न इस तरह के आए हमारे पास में कि भाई आप इतना समझाइए कि ये सत्ता में और स्थिति में क्या अंतर है। एक जैसी लग रही है हमारे को। कर्मों की स्थिति टाइम पीरियड है और जितना टाइम पीरियड है सत्ता में भी वही है। जितनी सत्ता है, जब तक सत्ता है तब तक ही उसकी स्थिति है। तो इनमें भी कुछ अंतर है क्या कि भाई सत्ता तो कर्म परमाणुओं की पोजीशन है और स्थिति उन कर्म परमाणुओं की पोजीशन में टाइम पीरियड है। कितने समय तक रुकेंगे वो है स्थिति, और पड़े रहे वो परमाणु, कर्म परमाणु, वो है सत्ता। माने सत्ता में कर्म पड़े हैं, ये कर्म की अवस्था है, और कितने समय तक रहेंगे ये स्थिति है। देखिए मैंने आपको कल भी शायद एक वाक्य कहा था कि प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध। स्थिति जो है ये बंध करण में आती है, क्या समझ में आ रही है बात। और सत्ता एक अलग करण है। कर्मों के 10 करण हैं, आपने सुने होंगे। कर्मों के 10 करण माने 10 अवस्थाएं कर्मों की दिखाई देती है। उसमें बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उपशांत, निदत्ति, निकाचित, ये 10 अवस्थाएं हैं। तो इनमें प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग कहाँ है भाई। तो प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग तो बंध में है और सत्ता अलग पोजीशन है उनकी। बंध में स्थिति भी शामिल है, बंध में अनुभाग भी। अब आप कहेंगे साहब अनुभाग में और उदय में क्या फर्क है, क्या अनुभाग में और उदय में क्या फर्क है। अनुभाग जो है वो बंध करण में है और जो उदय है वो अलग करण है। बंध, सत्ता, उदय, उदीर्ण, उदय है ना। तो बंध में तो आ गया अनुभाग। अब उस अनुभाग के अनुसार फल मिलना, अनुभाग तो उसकी शक्ति है और उसके अनुसार फल मिलना, ये उदय है। अनुभाग
तो शक्ति है फल देने की, और जो फल मिला वो उदय है। समझ में आ रही है बात? निदत्ति और निकाचित है, चारों चीजें सब में ही है, दसों में। हाँ सब में ही है, लेकिन वो बंध करण है ना भाई, आप समझे नहीं। वो बंध में प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग है, हाँ, वो है सारे परमाणुओं के अंदर ही सारी चीजें। कर्म के सभी परमाणुओं के अंदर सब तरह की चीजें बनेगी। एक बहुत सुंदर प्रश्न आया कि साहब आपने निदत्ति और निकाचित कर्म कह करके हमें बहुत डरा दिया। ये निदत्ति और निकाचित कर्मों की निर्जरा भी होती है क्या? कभी कभी ऐसा होता है क्या कि ये अपना फल नहीं देवे? कभी ऐसा होता है कि इनकी निदत्ति और निकाचित पन्ना मिट जावे? कि हाँ होता है, डरने की जरूरत नहीं है। कब होता है? जीव के स्वभाव परिणामों का निमित्त पाकर जब यह जीव गुणस्थान चढ़ता हुआ 8वें गुणस्थान से ऊपर अनिवृत्तिकरण गुणस्थान के पहले समय में, माने 9वें गुणस्थान के पहले समय में आता है, तो निदत्ति का निदत्तिपना और निकाचित का निकाचितपना ये चला जाता है। श्रेणी चढ़ते समय होगा, लेकिन ये सामान्य व्यक्तियों के नहीं है। माने जो जीव मुनि अवस्था में श्रेणी चढ़ने के लिए उद्यमवंत हुए, जिन 8वें गुणस्थान के अंतिम समय तक निदत्ति और निकाचित नामक कर्म प्रकृतियां अपने अनुसार वैसा का वैसा फल देती है। वास्तव में ये कोई कर्म नहीं है। हमने क्या कहा था? ये कर्म नहीं है। उन कर्म परमाणुओं की एक विशिष्ट प्रकार की योग्यता है। माने कुछ कर्म परमाणु ऐसे हैं, उनमें इस प्रकार की योग्यता है कि संक्रमण और उदीर्णा नहीं होगी उन कर्म परमाणुओं में। उन कर्म परमाणुओं में जो बंध है, जिनकी जो सारे आत्मा के साथ में बंधे हुए हैं एक क्षेत्रावगा रूप से, उनमें क्या होगा? उन कर्म परमाणुओं में कि बोले संक्रमण नहीं होगा, विशिष्ट परमाणु हैं। तो जब तक उनमें संक्रमण होने की योग्यता नहीं है, जब तक उनमें उदीर्णा होने की योग्यता नहीं है, जिन कर्म परमाणुओं में संक्रमण और उदीर्णा की अयोग्यता है, उनका नाम है निदत्ति नाम के कर्म परमाणु, निदत्ति योग्यता वाले कर्म परमाणु। और जिनमें संक्रमण और उदीर्णा के साथ उत्कर्षण और अपकर्षण भी नहीं हो, ऐसी योग्यता वाले कर्म परमाणु, उनका नाम है निकाचित कर्म परमाणु। माने जिस पोजीशन में पड़े थे उसी पोजीशन में सत्ता में पड़े रहे। अभी कुछ शब्द नए नए हैं कुछ लोगों के लिए, लेकिन बार बार सुनेंगे तो आपको ये शब्द अपने उपयोग में स्पष्ट हो जाएंगे। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, इस बात से घबराने की जरूरत नहीं है कि यार समझ में नहीं आ रहा है, इस बात से डरने की जरूरत नहीं है कि हमारे तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। मैंने शायद एक दिन ये बात कही थी, कोई स्टूडेंट 10th से 11th में आता है तो उसके लिए पूरी किताब, पूरे शब्द, पूरे चैप्टर सब नए होते हैं, कैसे पढ़ेगा? 8th से 9th में आया, 9th से 10th में आया, सब कुछ नया है। 10th के बाद में उसने साइंस सब्जेक्ट लिया, मैथ सब्जेक्ट लिया, जो भी उसने सब्जेक्ट लिया, कॉमर्स, कंप्यूटर, हर चीज नई है। जब पहली बार कंप्यूटर की क्लास में जाकर के बैठता है तो सीपीयू क्या होता है ये पहली बार सुनता है, हार्ड डिस्क क्या होती है, स्टोरेज क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये शब्द पहली बार सुनता है। लेकिन जब वो बार बार में वो उसके साथ में जुड़ा रहता है तो सारी बातें समझ में आना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह से यदि आपको कोई शब्द बिल्कुल नए लग रहे हो और थोड़ी घबराहट हो रही हो तो आप रंच मात्र भी न घबरावें, बिल्कुल भी चिंता नहीं करें, बिल्कुल भी विकल्प नहीं करें, आप सारी बातें आपको समझ में आती रहेगी। चलिए, तो हमने यहाँ बहुत सारी बातें आपके बीच में कर ली थी कर्मों की अवस्थाओं के संदर्भ में। हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, पेज नंबर 30 पर देखिए, 30 नंबर का पेज, द्रव्य कर्म और भाव कर्म का स्वरूप और प्रवृत्ति। द्रव्य कर्म और भाव कर्म के स्वरूप और प्रवृत्ति के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तथा इस प्रकार यह कर्म है सो परमाणु रूप अनंत पुद्गल द्रव्यों से उत्पन्न किया हुआ कार्य है। क्या कह रहे हैं? ये जो कर्म है ना, कौन सा कर्म जिनकी चर्चा भी अपन ने इतनी की है, कौन से कर्म की चर्चा की है? बोले वो द्रव्य कर्म था जिसकी हमने चर्चा की थी। ये परमाणु रूप अनंत पुद्गलों से उत्पन्न किया हुआ कार्य है। इसका मतलब कर्म चेतन का काम नहीं है, कर्म पुद्गलों का काम है, और एक पुद्गल का काम नहीं है, अनंत पुद्गलों का मिला जुला काम है ये कर्म जो है।
अनंत पुद्गल परमाणुओं का युगपत होकर के जो एक कार्माण वर्गणाओं का काम होता हुआ दिखाई दिया, वो काम है कर्म का, और इसलिए उसका नाम द्रव्य कर्म है। इसको द्रव्य कर्म क्यों कहा? पुद्गल द्रव्य से, जो द्रव्य से उत्पन्न हुआ वो द्रव्य कर्म। और सेकंड सेंटेंस देखो आप क्या कह रहे हैं, तथा मोह के निमित्त से मिथ्यात्व क्रोधादि रूप जीव के परिणाम होते हैं, वह अशुद्ध भाव से उत्पन्न किया हुआ कार्य है, इसलिए उसका नाम भाव कर्म। देखो क्या कहा, भाव से उत्पन्न हुआ वो भाव कर्म, और द्रव्य से किया गया वो द्रव्य कर्म। कितना सरल है बात। माने द्रव्य से उत्पन्न किया गया वो द्रव्य कर्म, और जिसमें इस जीव के विकारी भाव निमित्त बने वो भाव कर्म। जो विकारी भाव हैं, समझ लो आप, वही है भाव कर्म। समझ में आ रही है बात? मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूँ, टोडरमल जी के इन्हीं बातों को आधार बनाकर, तो मैं ये कह सकता हूँ कि परमाणु और परिणाम, परमाणु है द्रव्य कर्म और परिणाम है भाव कर्म। अब परिणामों में विकारी परिणाम लगाना, समझ में आ रही है बात? निर्मल परिणाम जो है वो भाव कर्म नहीं है। माने जब जब द्रव्य शब्द का प्रयोग किया जाए, जहां जहां जिनागम में द्रव्य और भाव ऐसे दो भेद करते हैं ना, तो जिनागम में जहां जहां द्रव्य और भाव ऐसे दो भेद किए जा रहे हैं, तो द्रव्य माने है फिजिकल पोजीशन और भाव माने है अंदर की बात, जीव के भाव, परिणाम, विचार, वो है भाव। जैसे द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा, कल रात को हिंसा की चर्चा चल रही थी अपनी। द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा कब लगाओ इसमें? बोले किसी जीव को मारा, सताया, पीड़ा दी, किसी पर जीव के प्राणों का घात हुआ, तो वो सब क्या कहलाएगा? द्रव्य हिंसा। और वो द्रव्य हिंसा होते समय जो जीव के परिणाम थे वो भाव हिंसा है। माने भाव में जीव के परिणाम और द्रव्य में पर द्रव्य, पुद्गल द्रव्य। माने भाव किए और भावों के भाव इधर हुए और द्रव्य उधर हुआ, तो बाहर जो परिवर्तन हो रहा है वो द्रव्य में है और अंदर जो दिखाई दे रहा है वो भावों में है। द्रव्य चोरी और भाव चोरी। द्रव्य चोरी मतलब पदार्थ को चुरा लेना, किसी की रखी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई वस्तु को उठा लेना, द्रव्य चोरी। भाव चोरी करने का जो विचार मन में आ गया, भाव आ गया, वो भाव चोरी है। सर्वत्र द्रव्य भाव में यही नियम लगेगा। द्रव्य झूठ और भाव झूठ, द्रव्य कुशील भाव कुशील, द्रव्य परिग्रह भाव परिग्रह, ऐसे ही द्रव्य कर्म और भाव कर्म। ये जो वाक्य है टोडरमल जी साहब के, ये कितने मार्मिक वाक्य हैं। देखिए जरा क्या कह रहे हैं यहाँ, वापस इन दोनों वाक्यों को पढ़ेंगे अपन। तथा इस प्रकार यह कर्म है, सो परमाणु रूप अनंत पुद्गल द्रव्यों से उत्पन्न किया हुआ, ये द्रव्यों से, पुद्गल द्रव्यों से, ये अंडरलाइन करने जैसा है। अनंत पुद्गल द्रव्यों से उत्पन्न किया हुआ कार्य है, इसलिए इसको द्रव्य कर्म कह रहे हैं। द्रव्य से उत्पन्न हो रहा है, इसलिए इसका नाम द्रव्य कर्म है। तथा मोह के निमित्त से मिथ्यात्व क्रोधादि रूप जीव के परिणाम है। उसमें निमित्त बन रहे हैं कौन? मिथ्यात्व बन रहा है निमित्त, क्रोधादि परिणाम निमित्त बन रहे हैं मोह के निमित्त से। मोह कौन सा? दर्शन मोह, और दूसरा चारित्र मोह। तो जब यहाँ टोडरमल जी ने प्रयोग किया मोह के निमित्त से, इसका मतलब दर्शन मोह के निमित्त से और चारित्र मोह के निमित्त से। कि क्या हुआ कि दर्शन मोह के निमित्त से हुआ मिथ्यात्व और चारित्र मोह के निमित्त से हुए क्रोधादि रूप। ऐसा भाव कर्म जितने भी है ना, ये भाव कर्म मोह का परिणाम है, इसलिए अकेले मोह के निमित्त से लिखा है। ज्ञानावरण के निमित्त से भाव कर्म नहीं होते। समझ में आ रही है बात? दर्शनावरण के निमित्त से भाव कर्म नहीं होते, अंतराय के निमित्त से भाव कर्म नहीं होते। सिर्फ और सिर्फ मोहनीय कर्म के निमित्त से, उसके उदय के निमित्त से भाव कर्म होते हैं। किताब ज्ञानावरणी कर्म के निमित्त से क्या होता है? ज्ञानावरणी कर्म के निमित्त से दो बातें होगी।
एक तो ज्ञानावरणी कर्म का उदय, या तो यह ज्ञानावरणी का क्षयोपशम। ज्ञानावरणी कर्म ही है ना दोनों में। तो ज्ञानावरणी कर्म का उदय आया तो ज्ञान के ऊपर आवरण दिखा, और ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम था तो ज्ञान का विकास और उघाड़ दिखाई दिया। ये बातें पहले समझा चुका हूं मैं आपको, इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि 10-15 दिन हुए हैं, वो बात उपयोग में बनी रहे आपकी। ज्ञानावरणी कर्म का उदय अलग चीज है, ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम अलग चीज है। वो ध्यान रखना जो मैंने आपको उदाहरण देकर के बात की थी। कौन सा? जितना ढका हुआ है उतना ज्ञान आवरण, और जितना प्रकट है उतना क्षयोपशम। समझ में आ रही है बात? लेकिन इस उदाहरण को इतने ही अर्थ में समझना कि प्रकटता है, बाकी सच्चाई तो यह है कि पूरे के ऊपर ही आवरण है। ऐसा नहीं है कि आत्मा आधा ढका हुआ है और आधा खुला हुआ है, ऐसी गलतफहमी नहीं हो जाए। ऐसा सुना मैंने, श्वेतांबर संप्रदाय में ऐसा माना जाता है कि आत्मा के जो सेंटर के 8 प्रदेश हैं वे निरावरण हैं। मध्य के 8 प्रदेश निरावरण हैं, उनके ऊपर आवरण नहीं होता। लेकिन यह बात बराबर नहीं है, क्योंकि यदि वे 8 प्रदेश जिन्हें रुचक प्रदेश कहा जाता है, सेंटर में आत्मा का जो सेंटर पार्ट है ना, आत्मा के जो प्रदेश हैं, आत्मा का जो आकार प्रकार है, उसमें सेंटर में 8 प्रदेश हैं जो पूरे आत्मा का सेंटर है। तो लोग उसके बेस पे पूरे आत्मा ऐसा घूमता रहता है बॉडी में, जैसे ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है, उसी तरह से आत्मा भी इस तरह से सर्कुलेट करता रहता है, पूरा घूमता रहेगा ऐसे, आत्मा चक्कर लगाता रहेगा आत्मा इस तरह से। तो अब ये कह रहे हैं कि वो जो सेंटर वाले थे वो निरावरण है, ऐसा लोग समझते हैं कि बोले साहब पूरे ही ढक जाएंगे तो आत्मा जड़ हो जाएगा। नहीं भाई, लेकिन ऐसा नहीं है, वहां भी आवरण है, तो फिर पूरा ही ढका हुआ है। अरे आवरण का अर्थ पर्दे की थिकनेस और पर्दे की थिकनेस की कमी, ऐसा समझना कि कम इतना गाढ़ा आवरण नहीं है कि अंदर का दिख नहीं सके, अंदर का आत्मा देखने जानने का काम न कर सके, इतना गाढ़ा आवरण नहीं है। यदि 8 प्रदेशों को निरावरण मानेंगे तो वहां से केवल ज्ञान होने का प्रसंग प्राप्त होगा, इसलिए सावधान रहिए। चलिए, मोह के निमित्त से स्पष्ट हुई बात। मोह की बात क्यों कही? मिथ्यात्व और क्रोधादि 2 बातें कही है, ये दोनों परिणाम है। दर्शन मोह द्रव्य कर्म है, मिथ्यात्व रूप परिणाम भाव कर्म है। चारित्र मोहनीय द्रव्य कर्म है, और क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष ये सब इस जीव के परिणाम हैं। वह अशुद्ध भाव से उत्पन्न किया हुआ कार्य है। अशुद्ध भाव से उत्पन्न किया कार्य होने से उसका नाम भाव कर्म है। तो एक हो गया द्रव्य कर्म, एक हो गया भाव कर्म। अब सुनो जरा आगे क्या कह रहे हैं। द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव कर्म होते हैं, हम जानते हैं। द्रव्य कर्म का उदय आया, वो निमित्त बना और भाव कर्म हो गए, और भाव कर्म के निमित्त से द्रव्य कर्म का बंध होता है, तथा द्रव्य कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव्य कर्म, इस प्रकार परस्पर कारण कार्य भाव से संसार चक्र में परिभ्रमण होता है। हम कभी जब द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म समझाते हैं तो हम इसमें बीच में नौ कर्म को और डाल देते हैं, ये त्रिकुटी हो जाती है। फिर ये तीनों की वो बन गई, जोड़ा बन गया इनका तीनों का। अभी नौ कर्म की भी चर्चा करने वाले हैं हम। त्रिकोण हो गया ये। द्रव्य कर्म, उसके फल में मिले नौ कर्म। नौ कर्म में इस जीव ने किया राग द्वेष, बराबर, वो है भाव कर्म। जब भाव कर्म हुआ तो द्रव्य कर्म बंध गए। द्रव्य कर्म बंधे तो फल में मिले नौ कर्म। नौ कर्म मिले तो उसमें इस जीव ने किया राग द्वेष, ये हो गया भाव कर्म। तो भाव कर्म से द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म से नौ कर्म होते हुए पुनः भाव कर्म। तो द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, ये संतति अनादिकाल से चली आ रही। समझ में आ रही है बात? ये चला आ रहा है बहुत लंबे समय से। तो फिर साहब अब ये टूटेगा कब? ये सर्कल कब टूटेगा? ये जीव मुक्त कब होगा? कि ये भाव कर्म है ना, यदि ये ना करे, नौ कर्म को देख करके उनके साथ में जुड़ान नहीं करे, तो इसको चांस है बदलने का। अब इन तीनों में से अपना क्या है भाई साहब? इन तीन में से, ये तीन थे ना,
इन तीन में से अपना क्या है और पराया क्या है बोलो? द्रव्य कर्म तो कह दिया पुद्गल परमाणुओं का काम है। 9 कर्म जो है वो संयोग है, आगे करेंगे अभी अपन चर्चा। आगे बढ़ गए यदि अपन तो आज करेंगे चर्चा, नहीं तो फिर कल करेंगे। आज ही करने का विचार है, भाव तो ये है मेरा, इसलिए मैंने आज प्रवचन के हेडिंग में भी डाला है द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म। नहीं चल पाएगा जरूर 9 कर्म हटा देंगे उसमें से। द्रव्य कर्म पुद्गल परमाणुओं का काम, 9 कर्म संयोग पुद्गल, भाव कर्म बोलो, ये भाव कर्म किसका परिणमन है? ये भाव कर्म जीव का परिणमन है। इसका मतलब परद्रव्य कोई जबरन तो बिगाड़ करता नहीं, ये टोडरमल जी का ही वाक्य है। परद्रव्य तेरा सुधार बिगाड़ करता नहीं, दूसरा व्यक्ति तुझे जबरन गुस्सा दिलाता नहीं, समझ में आ रही है बात? दूसरा व्यक्ति जबरन तुझे राग द्वेष कराता नहीं। राग द्वेष तेरा काम है और ये पुद्गल के काम है, समझ में आ रही है? तेरी यहां चलेगी, यहां तेरी नहीं चलती है। समस्या ये है कि यहां चलती है, यहां तो चलाता नहीं है, और जहां 9 कर्म में नहीं चलती है वहां जबरन चलाने की कोई। इसको हटा दो भाई साहब, इसको हटाओ यार, ये मेरे सामने आएगा तो फिर गुस्सा आता है। अरे भाई ये है तेरे कंट्रोल में, ये तेरे कंट्रोल में नहीं है। भाव कर्म, द्रव्य कर्म, 9 कर्म, 3 लाइन है। पहले का नाम दिया भाव कर्म, दूसरे का नाम दिया द्रव्य कर्म, तीसरे का नाम दिया 9 कर्म। समझ रहे हो? एक का नाम भाव कर्म, एक का नाम द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म सेंटर वाला लाइन है, ध्यान रखना। एक का नाम 9 कर्म। अब 9 कर्म किसके कंट्रोल में है भाई साहब? द्रव्य कर्म के उदय के अनुसार है। 9 कर्म इसके कंट्रोल में है। ये किसके कंट्रोल में है? कि ये इसके कंट्रोल में है। और ये किसके कंट्रोल में है? कि ये मेरे कंट्रोल में, मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। अब समस्या क्या है? इसको तो देखता नहीं है और ये दिखता नहीं है, और ये दिखता है तो इनमें फेरफार करना चाहता है। अब इनमें फेरफार करना चाहता है, ये फेरफार तेरे हिसाब से होंगे नहीं, ये इसके हिसाब से होंगे, ये तेरे हिसाब से नहीं बदलेंगे। अब जब तेरे हिसाब से बदलते नहीं है और तू बदलना चाहता है तो अपना सर फोड़ता है। और यार ये ऐसा कैसे हो गया, ये सर दर्द कैसे हो गया, ये पेट दर्द कैसे हो गया, ये एक्सीडेंट कैसे हो गया, अरे यार मेरे कैसे कोरोना हो गया, मेरे कैसे हो गया, मैं तो किसी से मिला नहीं। अब भाई वो 9 कर्म है तो दिमाग मत लगा। समझ में आ रही है बात? इनके कैसे हो गया, उसके कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ऐसा नहीं ऐसा हो जाना चाहिए। ये 9 कर्म है, इनमें तेरी नहीं चलती है, इसलिए जहाँ चलती है वहाँ तो चलाता नहीं है, और जहाँ नहीं चलती है वहाँ जबरन छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है। जब जबरन छेड़छाड़ की कोशिश करता है तो उसे कहते हैं भाव कर्म, और जब भाव कर्म होते हैं तो द्रव्य कर्म तुझे अपने आप बंधते हैं, स्वयं बंधते हैं। सर्कल समझ में आ रहा है? तो आप उसको बदलने की चेष्टा मत करो, इसको हटा दो, इसका ट्रांसफर करा दो, इसको बदल दो, ये अपने पास में आ जाए, इसको निकाल दो, इसको ऐसा कर दो। ऊपर से घिसता रहेगा बुरा होने के लिए, न मालूम क्या क्या प्रयत्न करता रहेगा। तो जितने प्रयत्न कर रहा है, दांतों को ज्यादा घिसेगा तो ज्यादा सफेद होंगे क्या? बोलो। ज्यादा साबुन ऊपर से घिसेगा तो काला गोरा हो जाएगा क्या? बोलो। ये जितने एडवर्टाइजमेंट टीवी पर आते हैं, क्या वो क्या समझ लो आप, फेयर एंड लवली है या रूप का निखार हो गया, 1 सप्ताह में, 3 सप्ताह में, 4 वीक के अंदर देखो आप ऐसा कलर बदल जाएगा आपका कि भाई हम जानते हैं तुम कितनी भी कोशिश करो, ये जो 9 कर्म है ना, ये 9 कर्म इसके कंट्रोल में है, तेरे कंट्रोल में नहीं है, तू जबरन भाव बिगाड़ता रहता है। अब जरा वाक्य पढ़ो, यहाँ द्रव्य कर्म से भाव कर्म वाला वाक्य पढ़ लिया अपन ने। क्या कह रहे हैं पंडित जी? तथा द्रव्य कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव्य कर्म, इस प्रकार का परस्पर कारण कार्य भाव से संसार चक्र में परिभ्रमण होता है, एक दूसरे का कारण बन जाते हैं। ऐसा निमित्त कारण समझना, यहाँ जहाँ कारण कार्य की बात कर रहे हैं निमित्त कारण ही समझना चाहिए, क्योंकि 2 द्रव्यों में कारण कार्य भावपना बनता नहीं है। जहाँ व्याप्य व्यापक भाव बनता है वहाँ कर्ता कर्म संबंध होता है। ये समय सार का बिल्कुल सूत्र नियम है। कर्ता कर्म संबंध कहाँ बनेगा? जिनमें व्याप्य व्यापक भाव होगा। अब परद्रव्य के साथ में तेरा व्याप्य व्यापक भाव होता नहीं है, इसलिए उनके साथ में कारण कार्य कर्ता कर्म संबंध बनता नहीं। अब ये बात कहीं नए लोगों को नहीं समझ में आई होगी, कोई बात नहीं, चिंता नहीं करें आप।
छोड़िए इतने वाक्य को, आगे बढ़ो। तथा विशेष जानना कि, अब इनमें विशेष क्या जाने, इतना विशेष जानना कि तीव्र मंद बंध होने से, क्या तीव्र और मंद, बंध, बंध तीव्र था, बंध मंद था, ये होने से, यह संक्रमण आदि होने से, या फिर संक्रमण आदि हो गए, तीव्र बंधा था, मंद हो गया, या फिर संक्रमण आदि हो गए। अब ये भाव समझ में आ रहे हैं आपके? तीव्र मतलब बहुत गाढ़ा बंधा हुआ था, मंद मतलब हल्का बंधा हुआ था, संक्रमण माने बदल गए। वो संक्रमण आदि, संक्रमण आदि के अंदर संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण, उदीर्णा, ये सब संक्रमण आदि के अंदर लगाना, ये चार बातें होने से, या एक काल में बंधे अनेक काल में, कल जैसा वाक्य है, भाव वासन हो जाना चाहिए इन वाक्यों का, तो बिल्कुल ऐसे ऐसे हो जाने चाहिए। और उदाहरण देकर के समझा सकता हूं, एक काल में बंधे अनेक काल में, आधा वाक्य पढ़ा है हमने, कुछ एग्जांपल दे सकते हैं अपनी लाइफ का? एक काल में बंधे हुए अनेक काल में, एक्सीडेंट हुआ एक काल में और फल मिला 3 महीने तक, पैर लटका हुआ है, फ्रैक्चर हो गया, पड़ा हुआ है, काम कितने समय में हुआ था? ये टकरा गया। बाइक चलाते हैं ये जवान लड़के, 20-22 साल के लड़के, आप देखो ऐसे चलाते हैं जैसे सामने बराबर से निकले। और कितनी बार ऐसा होता है, आपके बगल से निकला होगा, जिसके बगल से निकलता है, 100 में से 70 लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे मरेगा। जिनके बगल से निकलता है ना, निश्चित तौर पर 70-80% लोग ऐसे होंगे जिनके बगल से वो निकलता है तो पीछे से कहते हैं देखना मरेगा, मारेगा भी, मरेगा भी, अभी देखना होने वाला है, इसका एक्सीडेंट होने वाला है, इसको होश नहीं है कुछ भी, ये क्या कर रहा है। तो गलती कितनी कितनी देर के लिए हुई? एक क्षण मात्र की गलती, और सजा कितने समय तक मिली? अनेक समयों तक। एक समय के का फल अनेक समयों तक भोगता है। आपके सारे कार्य देखिए, आप जो कार्य, एक समय में कर्म बांधा, एक समय का परिणाम किया, एक समय का आयु कर्म बंधा, एक समय का जो भी आपने विचार किया, फल कितने समय तक भोगेगा? एक समय का काम किया, हत्या कर दी किसी की, फल भोग लिया 15 साल के लिए, 14 साल के लिए जेल में जाकर के सड़ रहा है। एक समय का काम किया, माने एक समय के फल को अनेक समयों में। आधा वाक्य पढ़ा भी अपन ने, एक काल में बंधे, एक काल में बंधे अनेक काल में, लंबे टाइम तक, उल्टा करो वाक्य को, या अनेक काल में बंधे एक काल में उदय आने में। क्या लंबे समय से चल रही थी तैयारी क्या, और एक दिन आया और रिजल्ट मिल गया। देखो शादी की तैयारी चल रही थी, बैंड बाजा बुक करो भाई, आज बैंड बाजा कर लिया, आज जगह देख आए, आज कार्ड की व्यवस्था कराए, आज इसकी कर आए। पहले तो ऐसा बहुत हुआ करता था, अभी तो सब रेडीमेड चलता है। समझ लो आप, गेहूं आ रहे हैं, गेहूं हैं, धुल रहे हैं, पिस रहे हैं, तैयारी हो रही है, महीनों से लगे हुए हैं, इतने लंबे समय की तैयारी, और एक दिन शादी हुई और सब खत्म। अनेक समयों से चलता हुआ काम एक समय में आकर के सब बराबर। पंच कल्याणकों की तैयारी महीनों से चल रही है, 6 से 8 महीने पहले से घोषणा कर देते हैं, पंच कल्याणक दिसंबर में होगा, जनवरी में घोषणा हो गई, दिसंबर में होगा, अगले साल फरवरी में होगा, घोषणा हो गई। कितने पहले घोषणा कर देते हैं। अपने सिंगोली के पंच कल्याणक की घोषणा कर दी, कब होगा, ये इस समय में होगा। तो ये फटाफट फटाफट हो जाती है ना इस तरह की घोषणाएं, साल भर पहले, और फिर तैयारियां भी चालू हो जाती है, उस हिसाब से व्यवस्थाएं चालू हो जाती है। इतने लंबे समय से किया हुआ, अनेक समयों से किया हुआ काम एक समय में, उसका रिजल्ट कब? एक समय में उदय में आया। लंबे समय से किया हुआ एक साथ उदय में आया। मैं पुराना मुझे ध्यान आ रहा है, इस तरह का उदाहरण दिमाग में, इस तरह की बात, बहुत सारे उदाहरण उठते हैं दिमाग में, चलती रहती है बातें। जैसे देखो मैं आपको बतलाऊं, आप सिटी के मकान में रहते हैं, लोग शहर के मकान में रहते हैं। जो लोग वहाँ सिटी में रहते हैं, रोजाना अनेक प्रकार की झंझटें, कभी पानी की प्रॉब्लम है, कभी ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, कभी कुछ है, कभी किराएदार मकान मालिक की प्रॉब्लम है, गाड़ी अंदर लेकर के आते हैं तो गाड़ी नहीं आती है, फंस जाती है, निकालो तो निकल नहीं पाती है, फंसे रहते हैं, कितनी तरह की परेशानियाँ हैं उसमें। सड़कें बिल्कुल ऐसी सकड़ी है, मंदिर से निकलना पड़ता है, गलियों में जाना पड़ता है। आप रोजाना प्लान बना रहे हो बहुत लंबे समय से कि हम शिफ्ट करेंगे, कॉलोनी में शिफ्ट लेना है,
करना है, मकान यहाँ से बदलना है हमारे को, ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ कॉलोनी में सही जगह पर मकान हो। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महीना हो गया, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल से चल रही है आपके दिमाग में बदलने के संदर्भ में। अब 10 साल से जो चल रही है, तो आप क्या सोच रहे हो, जिस दिन बदल करके जो परिस्थिति बनी है वो एक समय के परिणाम का फल नहीं है। आपने अलग अलग तरह का कर्म बांधा है जो एक साथ उदय में आया है। जैसे आपने जिस जगह पर शिफ्ट किया, जहां आपने शिफ्ट किया था वहां क्या हुआ भाई साहब, वहां आपको अच्छी सोसाइटी मिल गई, वहां आपको अच्छा मकान मिल गया, वहां आपको पानी की 24 आवर फैसिलिटी मिल गई, वहां आपको चौकीदार मिल गया, वहां आपको सड़कें चौड़ी मिल गई, वहां आपको अच्छे लोग, परिचित लोग मिल गए, साथ में रहने वाले, जैन मंदिर पास में मिल गया। ये सारी फैसिलिटी मिली ना, एक साथ मिली ना आपको। जैसे ही आप वहां शिफ्ट हुए उसी समय आपको मंदिर भी पास में है, उसी समय सड़कें भी अच्छी है, उसी समय वहाँ का आसपास का माहौल, सोसाइटी भी अच्छी है, उसी समय वहाँ जो लिफ्ट की फैसिलिटी मिल गई और सब मिल गया, एक साथ मिला ना आपको। अब मैं आपको पूछ रहा हूँ, ये जो एक साथ मिला है, क्या ये एक साथ बांधा गया था? कर्म अलग अलग समय में बंधा है भाई साहब। मैं यदि इस बात को मकान ट्रांसफर की जगह मैं यदि बॉडी ट्रांसफर में लगाऊं, समझ में आ रही है बात? भाव ट्रांसफर हो गया, एक भाव से दूसरे भाव में ट्रांसफर हुआ, बतलाओ। तो अभी यहां हमारे द्वारा किया गया जो भी है, या पिछले भाव में उसने जीवन भर जो कुछ भी बांधा था, आज यहां उस बालक का जन्म हुआ, तो जन्म होते ही जितनी पोजीशन मिली है वो उसने पिछले जन्म में एक साथ नहीं बांधी थी। जन्म होते ही कितना शरीर, कितना वजन, गोरा होगा या काला होगा, है उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होगी, नाक कैसी होगी, कान कैसा होगा, ये सब एक ही साथ बांधा होगा। माता पिता किस प्रकार के होंगे, परिवार किस प्रकार का होगा, जन्म कौन सी जगह पर होगा, बाहरी संयोग कैसे होंगे, कैसे प्यार करने वाले हों, यहाँ तक कि आवाज़ किस प्रकार की होगी, स्वर किस प्रकार का होगा, कितनी अनगिनती बातें उसको एट ए टाइम मिली है। कौन से हॉस्पिटल में, ये पूर्व का बांधा हुआ है भाई साहब। कौन से हॉस्पिटल में होगा, कौन सी माँ के पेट में जाकर के जन्म लेगा, कितनी तरह की चीजें उसने पिछले जन्म में अलग अलग समय में बांधी थी, और उदय आया एक साथ। यहाँ जन्म होते ही तो हो गए, सारी चीजें बदल गई ना एक साथ। तो अनेक समयों में बंधी हुई चीज बहुत लंबे समय तक बांधते रहते हैं, बांधते रहते हैं, बांधते रहते हैं जीवन भर। हमारा भी क्या होगा, एक साथ जब यहाँ जीवन पूरा हो जाएगा और अगले भाव में पहुंचेंगे, तो आप क्या समझ रहे हैं, एक समय का काम है वो। जीवन भर की जो जमा पूंजी है ना, जो साथ में जाने वाली है, ये कौन सी जमा पूंजी साथ में जाने वाली है? ये वो जमा पूंजी साथ में जाने वाली है, कौन सी? भावों वाली, परिणामों वाली। दुनिया ये कहती है कि कुछ साथ में नहीं जाता, और हम ये कहते हैं तुम्हारा सब कुछ साथ में जाएगा, सारा किया धरा तुम्हारे साथ में जाएगा, कुछ भी यहाँ नहीं छूटेगा। संयोग नहीं जाएंगे, लेकिन उनके जोड़ने में, इकट्ठा करने में जो तुमने अपने भाव किए थे, वो सब तुम्हारे साथ में जाएंगे। तो वाक्य दोनों समझ में आ गए क्या? कल नए अलग उदाहरण दिए थे, आज नए उदाहरणों से चर्चा की है मैंने। बहुत आप भी लगा सकते हो, उपयोग थोड़ा सा दोहराओगे तो कितनी तरह की परिस्थितियां आपको ऐसे निकल निकल करके सामने आएगी। वाक्य समझ में आ गया? एक काल में बंधे अनेक काल में, या अनेक काल में बंधे एक काल में उदय आने में, किसी काल में तीव्र उदय आए, किसी काल में ऐसा बहुत तीव्र उदय आया, तब तीव्र कषाय हो, और तब तीव्र ही नवीन बंध हो। माने 3 बातें आ गई यहां, और 3 में फर्स्ट, सेकंड, फिर फर्स्ट, ऐसा। तीव्र उदय आवे, ये द्रव्य कर्म का उदय है, और तीव्र कषाय हो, ये भाव कर्म है, और तीव्र कषाय होने के कारण तीव्र ही नवीन बंध हो, ये पुनः द्रव्य कर्म है। समझ में आ गई बात? तथा किसी काल में मंद उदय आए, बोलो किसी समय में क्या हुआ, उदय मंद आए, तो क्या होगा, मंद कषाय हो, तब मंद ही बंद हो। तथा उन तीव्र मंद कषायों ही के अनुसार पूर्व में बंधे हुए कर्मों का भी संक्रमणादि हो तो हो। क्या क्या कि बहुत बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। देखो आप ध्यान देना क्या शब्द दिए हैं, एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है।
उन तीव्र मंद कषायों ही के अनुसार, माने जो वर्तमान भाव हुए थे, जिन भावों से नया बंधा था, उन्हीं भावों से पुरानों में भी हो रहा है। ही शब्द कितना महत्वपूर्ण है। तीव्र मंद कषायों ही के अनुसार, ही के अनुसार क्यों कह रहे हैं? बोले इसी के अनुसार तो नए आए थे और इसी के अनुसार पुरानों में भी संक्रमण आदि हो रहे हैं। जो भाव किए उन भावों से क्या हुआ भाई साहब? डबल काम हुआ। मैंने एक दिन कही थी बात, तीनों कालों को इफेक्ट करते हैं, वही बात कहना चाह रहे हैं। हमारे जो वर्तमान भाव हुए हैं, इन्हीं भावों से नए भी कर्म आएंगे और इन्हीं भावों से जो पुराने वाले हैं ना, उनमें भी उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण होगा। कल हमने जो उसका उदाहरण देकर के बात की थी ना आपको, गेहूं का उदाहरण देकर के, क्या कितने सटीक बात लगती है वो। माने इधर से उठे और इधर आए, बराबर, तो जितने आए संख्या बराबर नहीं है और अलग अलग आए। जैसे कल वाले उदाहरण को थोड़ी सी बात करूं उसी में मैं, तो ये बीच में हमारे पास में ढेर लगा हुआ है गेहूं का, इधर से एक मुट्ठी इधर आती है और इधर से एक मुट्ठी निकल करके बाहर जाती है। इधर से आना ये इसमें बंद हुआ, इधर से निकल जाना ये उदय हुआ, बराबर। जितने कर्म परमाणु रेड कलर वाले गेहूं के परमाणु यहां आकर के मिले इस गेहूं के ढेर में, तो एक साथ उदय में नहीं आएंगे, माने एक साथ पूरे के पूरे रेड नहीं निकलेंगे, क्योंकि वो उनमें मिल गए थे, बराबर। तो अलग अलग समयों में आए हुए, अलग अलग समयों में आए हुए जो इसमें मिले हुए हैं, वो एक समय में निकलते हैं एक मुट्ठी में, ठीक है। अलग अलग समयों में आए हुए, अलग अलग समयों में आए हुए मिक्स होकर के एक साथ निकलते हैं, ठीक है। और एक समय में जो आए थे वो सब फैल गए, वो अलग अलग समयों में निकलते हैं। ये तो वो हो गया ब्रह्म वाक्य जो अपन ने पढ़ा। अब कह रहे हैं जो आए थे ना एक समय में, जो आए थे, उनके आने में एक तो नए का आना हुआ, दूसरा जब वो उस ग्रुप में गिरे थे तो उनके गिरने से जो पुराने वाले जो पड़े हुए थे उनमें भी बहुत सारे गेहूं के दाने कुछ इधर खिसक गए, कुछ उधर चले गए, कुछ उस कोने में चले गए, माने उनमें भी पड़े पड़े में परिवर्तन हो गया। समझ में आ रही है बात? जैसे एक मुट्ठी गेहूं को उठा करके हमने इसमें पटका ना, नहीं वो तो बिखरे ही, पुराने पड़े हुए जो थे उसमें उनमें कुछ आगे पीछे हो गए, इधर उधर चले गए, ये संक्रमण आदि हो गए जैसा नए आने पर। माने जीव के परिणामों का निमित्त पाकर के नवीन कर्म का बंधन भी होता है और जीव के वर्तमान परिणाम का निमित्त पाकर के पुराने कर्मों में भी कुछ कर्मों की स्थिति अनुभाग घट जाता है, कुछ कर्मों की स्थिति अनुभाग बढ़ जाता है और कुछ कर्म प्रकृतियों में बदलाव हो जाता है। शक्ल ही बदल जाती है भाई साहब, ये परिवर्तन ही हो जाता है। समझ में आ रही है बात? ये संक्रमण आदि हो जाते हैं, लेकिन मूल प्रकृतियों में संक्रमण नहीं होता। समझ में आ रही है बात? उत्तर प्रकृतियों में परस्पर में संक्रमण हो जाता है। चलिए ये सारी बात हो गई अपनी, आगे बढ़ते हैं। भाव कर्म योग्यता अनुसार होते हैं या पुरुषार्थ अनुसार होते हैं? भाव कर्म जो हो रहे हैं उसमें द्रव्य कर्म निमित्त बनता है, लेकिन जैसा द्रव्य कर्म का निमित्त बनेगा वैसे ही भाव कर्म हो ऐसा नियम नहीं है। क्योंकि वैसे के वैसे ही यदि भाव कर्म हो जाएंगे तो फिर वैसा ही द्रव्य कर्म बंधेगा, फिर वैसा ही भाव कर्म हो जाएगा, फिर तो ये जीव कभी मुक्ति नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमने कहा भाव कर्म तेरे कंट्रोल में। ये यहाँ ये जो तीन कहे थे ना, इन तीनों की जो चक्र और सर्कल जो चल रहा है, इसमें एक जगह ऐसी है जहां से थोड़ा निकलने का चांस बनता है। समझ? जैसे वो कहानी सुनते हैं ना अपन, प्रसंग सुनते हैं, एक अंधा व्यक्ति और 84 लाख दरवाजे और ऐसे लाइन से लगे हुए परकोटा बना हुआ है और उनमें से एक दरवाजा खुला हुआ है। वो अंधा व्यक्ति एक एक दरवाजे के हाथ लगाता हुआ बढ़ता चला जाता है, दरवाजा बंद और आगे बढ़ा, फिर ये दरवाजा भी बंद, फिर आगे बढ़ा, कोई खुला हुआ है इतना पता है उसको, फिर ये भी बंद है, ये भी बंद है, चलता चलता 83,99,999 दरवाजे पूरे किए 84 लाख में से। अब जब जो नेक्स्ट खुला हुआ वाला दरवाजा आया, अभी कंटिन्यू चल रहा था, इतनी देर में उसके सर में खुजली चली और ये खुजाने लगा,
और खुद जाता आगे बढ़ा और फिर हाथ लगाया तो दरवाजा बंद मिला। तो समझ में आ रही है बात आपको? तो अब ये पूरा चक्कर चलता जा रहा है, चक्कर चलता जा रहा है। बोले इस चक्कर में कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी कड़ी होनी चाहिए जो तेरे को निकलने के लिए चांस बने। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म के इस चक्कर में एक चांस ऐसा है भाव वाला, जहां तू चाहे तो निकल सकता है, सावधान हो और सतर्क हो। तो यदि तू सावधान और सतर्क नहीं हो तो दोबारा वही सर खुजलाने में रह गया फिर आगे बढ़ जा बेटा, ये चक्कर चलता रहेगा। ख्याल में आ रही है बात? देखो इस प्रकार अनादि से लगाकर धारा प्रवाह रूप द्रव्य कर्म और भाव कर्म की प्रवृत्ति जानना। अनादि से आज तक की प्रवृत्ति तो कह दी है, अनंत काल की प्रवृत्ति नहीं कह रहे हैं। बात में दम है टोडरमल जी की, पॉइंट समझने योग्य है। क्या कह रहे हैं? अनादि से लगाकर धारा प्रवाह रूप द्रव्य भाव कर्म की प्रवृत्ति चलती आ रही है, यह तो बराबर बात है, लेकिन भविष्य में भी ऐसी ही चलती रहेगी, ये नहीं है चक्कर। भविष्य में चलती रहेगी, अभव्य जीवों पर तो लागू हो सकता है, हमारे नहीं चलेगी। पंडित जी आपने जो ये चक्कर बतलाया है, अब हमारे को पॉइंट समझ में आ गया, अब हमारे को कंसेप्ट समझ में आ गया। अब विषयों में नाही फंसेंगे, निजानंद पाने करेंगे। अब कर्मों में ना उलझेंगे, निजानंद पाने करेंगे। अरे जीव जब तक कमजोर होता है तब तक द्रव्य कर्म हावी होता हुआ नजर आता है, और जीव जब बलवान हो जाता है तो ये द्रव्य कर्म अपना रास्ता छोड़ देता है। अपनी कमजोरी की वजह से है भाई साहब। दुनिया में आप ऐसे 50 उदाहरण दे सकते हैं। देखो देखो 11वें गुणस्थान से कैसे गिर गया, आखिर कर्म के उदय ने गिरा दिया ना इसको। कर्म कितना बलवान है, कर्मों में कितनी ताकत है। देखो देखो यशोधर मुनिराज बैठे हुए थे और क्या कर्म का उदय आया, क्या कर लिया उन्होंने, बैठे रहे। देखो देखो गजकुमार मुनिराज बैठे हुए थे और माथे पर सिगड़ी जलती रही, बेचारे क्या कर पाए। कर्म कितना बलवान है भाई साहब, छोड़ता नहीं है अच्छे अच्छों को। ऋषभ देव जैसे 13 महीनों तक आहार की विधि नहीं मिल रही है, 6 महीने तक उठे नहीं है और रोजाना चक्कर लगा रहे हैं, उसके बाद में उठे तब से विधि नहीं मिल रही है। कर्म कितना बलवान है भाई साहब। पार्श्वनाथ के ऊपर पत्थर ओले बरस रहे हैं, क्या कर पा रहे हैं, कितना बलवान है। कि सुन भाई, तू द्रव्य कर्म की तरफ से क्यों देख रहा है, तू इधर क्यों नहीं देख रहा है? क्योंकि ये जो संयोग दिख रहे हैं ये तो पूर्व का उदय है। इस द्रव्य कर्म के उदय के काल में ये संयोग मिले हैं, ये नौ कर्म, ये क्या है ये बता। ये जुड़ान नहीं किया इन्होंने, और ये पार्श्वनाथ स्वामी ने जुड़ान नहीं किया, और ये देख मिनटों और सेकंडों में ये सारा नौ कर्म और सारा द्रव्य कर्म गायब हो गया और ये केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ये परमात्मा बन गए। ये है स्वभाव की सामर्थ्य, ये अंदर की पावर, ये अंदर की ताकत। समझ में आ रही है बात? ये स्वभाव दृष्टि का बल है। इसलिए ये वाक्य जो है, इस वाक्य में भी अनादि से लगाकर, अनादि से तो ये चल रहा है मामला, है ना, अनादि से लगाकर धारा प्रवाह रूप, माने नॉन स्टॉप चल रही है ये बात। भाव भी नॉन स्टॉप हो रहे हैं, द्रव्य कर्म भी नॉन स्टॉप बन रहे हैं। द्रव्य कर्म जैसे बन रहे हैं उनका उदय भी नॉन स्टॉप आ रहा है, सारे काम एक साथ हो रहे हैं। जैसे हमारी बॉडी में अभी हार्ट काम कर रहा है कि नहीं, हार्ट काम कर रहा है, तो हार्ट काम कर रहा होगा उस समय किडनी काम करना बंद कर देती होगी, उस समय इंटेस्टाइन, आंखें काम करना बंद कर देती है, आंखें काम कर रही है, तो सारे एक साथ काम कर रहे हैं ना, एट ए टाइम काम कर रहे हैं। जब आप सो रहे हैं उस समय भी आपके बॉडी के सारे ऑर्गन ऑटोमेटिक काम कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं एक साथ, इतने मिलकर के। आपको लग नहीं रहा है कि आप इतने काम कर रहे हैं, आप थोड़ी ना कर रहे हैं। ऐसे ही हम ये कह रहे हैं द्रव्य कर्म अपना काम कर रहा है, भाव कर्म भी प्रति समय हो रहे हैं, द्रव्य कर्म का उदय भी प्रति समय हो रहा है, द्रव्य कर्म का बंधन भी प्रति समय हो रहा है। द्रव्य कर्म के
उदय से मिलने वाली परिस्थितियां भी प्रति समय हैं। 8 प्रकार के द्रव्य कर्मों का उदय हो रहा है, 7 प्रकार के द्रव्य कर्मों का बंधन हो रहा है। उसी समय उनमें स्थिति पड़ रही है या अनुभाग पड़ रहा है, उसी समय प्रकृतियों के अंदर बंटवारा हो रहा है, उसी समय उनमें संक्रमण हो रहा है, उसी समय उत्कर्षण अपकर्षण भी हो रहा है। अनंत कर्म परमाणु आ रहे हैं और अनंतों के अंदर ये सब काम होते चले जाते। ये सब एक समय की बात कह रहा हूं मैं। माने कल मैंने एक शब्द का प्रयोग किया था, ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री काम कर रही है, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हो। जैसे रिलायंस, टाटा वाटा, इनकी जब बात करते हैं ना, अपने तो सोचते हैं कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है इनका, कितना बड़ा काम है, क्या कितने शोरूम है, हजारों की संख्या में इनके शोरूम है, और एक साथ कैसे काम कर रहा है, सारी फैक्ट्रियां कहाँ कहाँ चल रही है, क्या क्या हो रहा है, किस तरह से प्रोसेस होता होगा, किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग होती होगी, किस तरह से पहुंचता होगा, किस तरह से जाता होगा, बढ़ता होगा, प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे होता होगा, कैसे उनका कितना, किनका कितना, सब हो रहे हैं एक साथ। कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। अब सुनो, कितनी भी बड़ी इंडस्ट्री हो, अनंत तो वर्कर नहीं थे ना उसमें, अनंत वर्कर थे क्या उसमें काम कर? कितनी बड़ी इंडस्ट्री हो उनकी, हजारों ही तो होंगे, अरे लाखों ही तो हो सकते हैं, लाखों से ज्यादा तो नहीं, करोड़ों तो नहीं होंगे ना किसी एक इंडस्ट्री में काम करने वाले, मैक्सिमम कह दिया लाखों होंगे, यहां कह रहे हैं अनंत है। ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री काम कर रही है, संचालित कौन कर रहा है, कौन संचालित कर रहा है इन कर्मों की व्यवस्थाओं को? बोले सुन, संचालित करने वाले के बस की बात नहीं है, कोई कर नहीं सकता है, ये ऑटोमेटिक व्यवस्था है, स्वसंचालित व्यवस्था है। ये सारे जगत की व्यवस्था है ऑटोमेटिक और स्वसंचालित व्यवस्था है। इस प्रकार अनादि से लगाकर धारा प्रवाह धारा प्रवाह धारा प्रवाह नॉन स्टॉप रूप से द्रव्य कर्म और भाव कर्म की प्रवृत्ति जानना। तो द्रव्य और भाव कर्म की प्रवृत्ति तक ही हम आज चर्चा कर सके हैं। कल हम चर्चा करेंगे नौकर्म का स्वरूप और उसकी प्रवृत्ति के संदर्भ में। माने हमारे जो ये संयोग दिखाई दे रहे हैं उसमें बॉडी, उसमें आत्मा का रहना, उनका आपस में संबंध और क्या क्या उनके फंक्शन किस किस तरह से काम करते हैं, बहुत मार्मिक प्रकरण है नौकर्म के संबंध में भी। कल उस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को यहीं विराम दें।